आज हम डिस्कस कर रहे थे हॉकिंग्स रेडिएशंस। हॉकिंग रेडिएशंस के अंदर एक शब्द आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी के माने हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंट्रोपी। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 लॉ हैं। जीरोस लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो इनका जो थीम है उसमें ये है कि जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, थर्मो मीन्स हीट की डायनेमिक्स को ये बताते हैं कि व्हाट इज द डायनेमिक्स ऑफ हीट। तो जो भी एनर्जी यूनिवर्स में आई है, ये कहाँ से आई? तो उसका जो सोर्स है वो है, स्टार्ट होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से। एनर्जी का सोर्स स्टार्ट होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, एनर्जी गॉड पार्टिकल से। ये एनर्जी गॉड पार्टिकल बोसॉन बनाता है। तो 4 प्रकार के बोसॉन बने: फोटॉन, ग्लूऑन, वेक्टर बोसॉन एंड हिग्स बोसॉन। तो इसमें जो फोटॉन है, हम उस पे एनर्जी, हम उसी को एनर्जी जानते हैं और हम किसी को एनर्जी नहीं जानते हैं। फोटॉन का जो कैसे पैदा होता है, तो फोटॉन जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। इसके बाद दूसरी जो है फर्मियन का फॉर्मेशन है। तो फर्मियन के फॉर्मेशन में 2 गॉड पार्टिकल लगते हैं, एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये मिलके प्राइमरी फर्मियन बनाते हैं। और प्राइमरी फर्मियन के बाद समझने की कोशिश करिएगा, एक चीज बनती है एनर्जाइज ग्रेविटॉन। तो एनर्जाइज ग्रेविटॉन जो है उसमें एक पूल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी पूल ऑफ यूनिवर्स। हर एनर्जाइज ग्रेविटॉन में प्राइमरी बोसॉन के रूप में एनर्जी पूल ऑफ यूनिवर्स है। तो जो भी अब पार्टिकल बनेंगे, वो बनेंगे एनर्जाइज ग्रेविटॉन और हिग्स बोसॉन से मिलकर। और जब हिग्स बोसॉन और एनर्जाइज ग्रेविटॉन मिलकर पार्टिकल बनाते हैं तो लेप्टोक्वार्क पार्टिकल बनता है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है चार्ज। तो ये चार्ज कहाँ से आता है? ये चार्ज जो है, जो एनर्जाइज ग्रेविटॉन का पूल है प्राइमरी बोसॉन का, वो वहाँ से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बनाता है और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल बनाता है। तो यूनिवर्स में चार्ज कहाँ से आया और मैग्नेटिक डायपोल कहाँ से आया? तो एनर्जाइज ग्रेविटॉन की जो एनर्जी है, पूल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनर्जाइज ग्रेविटॉन, उससे जो है चार्ज और मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रॉन पे आ गया। तो वहाँ एनर्जी खर्च हो रही है। तो जब चार्ज आ गया तो चार्ज की फील्ड आ गई। फील्ड में क्या होता है कि फोटॉन होता है। तो फोटॉन कहाँ से आया? चार्ज के रूप में फोटॉन आया। अब ये दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये
दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा। ध्यान रखिएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो स्टार्ट होता है कि लॉ में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मैटर करता है। एनर्जी अलोन ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। एनर्जी को आदेश मिलता है फर्मियन से, जो यांग है वो आदेश देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का। तो चार्ज जो है, मैक्सवेल लॉ में हम आ रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन पे आ रहे हैं। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो फोटोन है उसका सोर्स है चार्ज। तो एक चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। दूसरा जो है, चार्ज से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जब ये फ्लो करती है तो ये मैग्नेटिक डायपोल बनाती है। तो चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक डायपोल बन गया। तब ये चार्ज और मैग्नेटिक डायपोल के बीच के फ्लक्चुएशन से यही चार्ज रेडियोमैग्नेटिक है, फोटोन बन गया, रेडियोमैग्नेटिक वो रेडिएशन बन गया। तो वो जो है रेडिएशन फोटोन बन गया। तो इसमें जो एनर्जी का खर्चा हो रहा है हुआ ये एनर्जाइज ग्रेविटॉन। तो एनर्जी आई कहाँ से? एनर्जी की जो सोर्स है वो है एनर्जाइज ग्रेविटॉन। हर एनर्जी का सोर्स एनर्जाइज ग्रेविटॉन है। एनर्जाइज ग्रेविटॉन से जो प्राइमरी बोसॉन हैं ये निकलते हैं और ये आदेश से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो डैम के अंदर जब वाटरफॉल होता है तो एनर्जाइज ग्रेविटॉन मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो वहाँ से निकलते हैं तो वाटरफॉल कराते हैं, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी से जब डायनमो घूमता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये एनर्जी मैटर इंटरेक्शन है। तो हमारे धरती पे सोर्स ऑफ एनर्जी दो है। सन पे जो सूरज की प्रकाश निकल रहा है, हीट निकल रही है, उसका सोर्स भी एनर्जाइज ग्रेविटॉन है। वहाँ पे एनर्जाइज ग्रेविटॉन से जो है वो फोटोन निकलता है और हीट निकलती है, हीट फोटोन निकलता है। वो हीट फोटोन और लाइट फोटोन दोनों धरती पे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी के जो सेकंड लॉ है उसमें एनर्जाइज बैटरी, जो बैटरी है उससे एनर्जी का खर्चा हो रहा है। ये बैटरी जब क्रिएशन के समय कोसार में बन रही है तो एंट्रोपी को जो हम समझते हैं कि हाई एनर्जी ऑर्डर स्टेट से लो एनर्जी डिसऑर्डर में जा रहा है, तो डिसऑर्डर पे नहीं आ रहा है, वो लो एनर्जी ऑर्डर पे जाता है। तो यूनिवर्स हाई एनर्जी ऑर्डर से लो एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन में से एनर्जी का खर्चा हो रहा है। इतना तो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन एक चीज़ हमें नहीं दिखाई पड़ती है कि जो एनर्जी अपना काम कर देती है, जैसे लाइट ये आई, इसने अपना काम कर दिया, इसके बाद ये जाती कहाँ है? बादलों की गरज से चार्ज पैदा होता है, चार्ज से करंट बनता है, करंट धरती में जाता है। तो धरती में जाता कहाँ है? ये जो है एक साइक्लिक यूनिवर्स है। ये जो है एक साइक्लिक यूनिवर्स है। तो एनर्जी साइकिल है, एक एनर्जी साइकिल है। एनर्जी साइकिल का स्टार्ट एनर्जाइज ग्रेविटॉन से होता है
वो प्राइमरी बोसॉन के रूप में है, वहाँ से एनर्जी बाहर आती है, वो फोटोन की एनर्जी हो सकती है, चार्ज की एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, और वो केमिकल बॉन्ड की एनर्जी हो सकती है। तो इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो जो सन से फोटोन आता है उसको केमिकल बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म होता है, तो चार्ज में कन्वर्ट होता है, चार्ज से वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर उसको NADP के पास पहुंचते हैं, ADP के पास पहुंचते हैं, और फिर बॉन्ड में ट्रांसफर हो जाता है। बॉन्ड एनर्जी कहते हैं उसको, केमिकल बॉन्ड एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आप फोटोसिंथेसिस में देखेंगे। इसके ठीक जो है, जब जुगनू जो है वो ATP से केमिकल बॉन्ड टूटता है, फिर वो चार्ज में बनता है, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में चलता है, और वो फिर फोटोन में ट्रांसफॉर्म होता है, और फिर वो चमकने लगता है। तो इसी तरह जो ATP की केमिकल एनर्जी है, केमिकल बॉन्ड है, जब हम बोल रहे हैं तो वो साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में एनर्जी जा रही है, और फाइनली जाती कहाँ एनर्जी, तो फाइनली वो फिर एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स में चली जाती है। एनर्जी अपना काम करके फिर एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स में चली जाती है। वो एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स ग्रिप्टॉन के अंदर। तो कितनी एनर्जी वापस जाती है ये बात दीगर है, लेकिन एनर्जी का कुछ हिस्सा जो एनर्जी पूल से निकला है वो फिर वापस एनर्जी पूल में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, एंट्रोपी जो है वो एक इल्यूज़न है। एंट्रोपी एक इल्यूज़न है, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब माइंड से हो रहा है, वो सब माइंड डायरेक्ट कर रहा है। तो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे एंट्रोपी रुक जाएगी, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे एंट्रोपी रुक जाएगी। तो वो जो एंट्रोपी रुकी हुई है वो माइंड से रुकी हुई है। तो एंट्रोपी जो है, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, फ्लो ऑफ थॉट्स है, वो बेस्ट होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम हीट पे वो बेस्ट फ्लो ऑफ थॉट होता है। वो थॉट जो है आपको वार्मिंग पे मिलेगा। वैसे तो कोल्ड पे भी थॉट का फ्लो है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो पे थॉट का फ्लो रुक जाता है। तो ये ट्यूनिंग जो है ये इन्होंने कर रखी है। ये ट्यूनिंग माइंड से होती है। तो माइंड का इनकॉर्पोरेशन आप थर्मोडायनेमिक लॉज में डालिए, माइंड डालिए, और फिर ये देखिए कि यूनिवर्स में एंट्रोपी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एंट्रोपी के जो नियम है वो माइंड से बनते हैं, और एनर्जी का खर्चा होता है। अब वो एनर्जी जो है एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन से निकलती है, इंटरेक्ट करती हुई होती, फिर एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन में वापस चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यूनिवर्स नहीं था तो एनर्जी का टेम्परेचर जो टैक्योन के फॉर्म में थी, वहाँ पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट था, और वहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी कहते हैं वो ज़ीरो थी। वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं थी। थॉट जो थे वो थोड़ा एक्सप्रेशन था, एकदम एक्सप्रेशन बंद नहीं हुआ था। क्वांटम इंटेंगल से वो बात करते थे, और साइकोलॉजिकल एरर ऑफ टाइम था। थर्मोडायनेमिक्स एंड कॉस्मोलॉजिकल एरर ऑफ टाइम नहीं था। तो वहाँ पे जो एनर्जी जो थी वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के फॉर्म में थी, और वहाँ से वो ट्रिगर होता है क्रिएशन। तो फोटोन जो है
तो नियम बनते हैं। तो वो नियम जो हैं वो मैक्सवेल इक्वेशन में भी हम नियम देखते हैं कि कैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। मैक्सवेल इक्वेशन में भी नियम का कंजर्वेशन होता है, और थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम में हीट फोटोन का कंजर्वेशन होता है। हीट फोटोन का कंजर्वेशन होता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो हीट से किया जाता है, हीट का ट्रांसफर से होता है। हीट का ट्रांसफ़र इसलिए ज़रूरी है कि जो थॉट का फ्लो है वो एक ऑप्टिमम हीट पे बहुत से कहना चाहिए सिस्टम का होता है। बहुत सा सिस्टम एक ऑप्टिमम हीट पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर काम करता है। तो फ्लो ऑफ थॉट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कामयाब हो तो उसमें हमारी बॉडी आती है। हमारी बॉडी जो है वो वार्म ब्लडेड बॉडी है, वार्म ब्लडेड। तो वहाँ पे जो हीट है वो उसका पैदा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो एक टेम्परेचर पे बेस्ट फ्लो ऑफ थॉट देते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, तो हीट कैसे जनरेट होती है हमारे बॉडी में? हमारी बॉडी में हीट एटीपी से चार्ज में कन्वर्ट होता है और चार्ज हीट में कन्वर्ट होती है। तो हीट जो है वो रेडिएट करने लगती है बॉडी, हमारी बॉडी हीट रेडिएट करने लगती है। तो हीट होने से वार्म ब्लडेड हम हो जाते हैं। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि हर एनिमल के अंदर वार्म ब्लडेड होना चाहिए। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी होते हैं। तो वहाँ पे हीट का फ्लो बहुत घट जाता है, वहाँ हीट का फ्लो बहुत घट जाता है, लेकिन वो उनके बायोमॉलिक्यूल्स कोल्ड ब्लड में काम करते हैं। तो एक लॉ और एक लॉ का एंटी लॉ दोनों एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लॉ है, चाहे वो मैक्सवेल लॉ है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, वो 3 नियम पे काम करता है एटॉमिक जेनेटिक्स में। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कोई भी लॉ, उसमें 2 थॉट या 2 से ज़्यादा थॉट अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं तो दे आर इंडिपेंडेंट। तो जो भी आप जोड़ते हैं ये, तो वो कंडीशन लॉ होता है या अनकंडीशन लॉ होता है। तो जो हॉकिंग रेडिएशंस के अंदर इवेंट होराइजन पे उन्होंने मैकेनिक्स बताई है, वो गलत मैकेनिक्स बताई है। वो जो है एंट्रोपी की मैकेनिक्स गलत है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्रिएट होते हैं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल क्रिएट होते हैं, पार्टिकल जो है वो रेडिएट कर जाता है, एंटी पार्टिकल जो है अंदर, ये एक इवेंट होराइजन पे नहीं होता। इवेंट होराइजन पे जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल लगता है, और जो प्लाज्मा का जो मैटर है वो इजेक्ट आउट होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जो कि हॉकिंग्स रेडिएशन बनाता है। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे लगते हैं। तो जो हीट है, जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें नए नए थॉट पैदा होते हैं। वो नए नए थॉट उस हीट से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बदलता है। तो सॉलिड में जब गर्म करते हैं तो रेडिएशन बनता है, काइनेटिक एनर्जी बनती है, और उसको वो बताते हैं कि लैटेक्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो लिक्विड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके मॉलिक्यूल दौड़ने लगते हैं, और गैस में भी मॉलिक्यूल्स दौड़ने लगते हैं। तो हीट का जो बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो थॉट से डेवलप होती है। तो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में
थॉट से ट्रांसफॉर्म होती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं जिससे फ्लो ऑफ थॉट पैदा होता है और कल्याण होता है। तो बेसिक चीज़ है कि जो हीट है, हीट जो है वो टेम्परेचर पैदा करती है, और टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी का जन्म होता है। हीट से काइनेटिक एनर्जी का जन्म होता है, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस पर नए नए थॉट फ्लो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंट्रोपी जो है वो एक इल्यूजन सा है। तो जितनी भी एनर्जी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन से निकलती है वो पूरा काम करके फिर वापस एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन में चली जाती है। तो निकलती हुई तो हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन जाती हुई नहीं दिखाई पड़ती। इसी तरह एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो फिर क्वार्क के अंदर चले जाते हैं। वो फिर क्वार्क से निकल रहे हैं, और काम करने के बाद वो फिर क्वार्क में चले जाते हैं। तो निकलता तो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स साइक्लिक है। साइक्लिक यूनिवर्स में हर एक की साइकिल है। अगर बोसॉन की साइकिल है तो फर्मियन की भी साइकिल है। बोसॉन की साइकिल को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखते हैं। इसी तरह फर्मियन की जो साइकिल है, जो कि एनर्जाइज ग्रेविटॉन की साइकिल है, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में देखते हैं। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैटर यूनिवर्स का ख़त्म नहीं होता है, वो फिर एनर्जी पूल में थॉट से चला जाता है। तो जो हिडन वेरिएबल्स थॉट है वो साइकिल को मेंटेन रखता है। तो कोई भी हाई एनर्जी ऑर्डर से लो एनर्जी ऑर्डर की तरफ जाता है, कभी भी डिसऑर्डर नहीं है, वो भी ऑर्डर है। और जब लो एनर्जी ऑर्डर पहुंचता है वो फिर से काम करके अपना पूल में चला जाता है, और फिर से रीयूज होता है, वो रीयूज होता है, वो रीयूज होता है। तो रीयूज हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में फिर चला जाता है, और फिर से वो काम में आ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि एंट्रोपी चल रही है, हाई एनर्जी से ऑर्डर से डिसऑर्डर तरफ जा रहा है यूनिवर्स, वो ऐसा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सारी एनर्जी जो एंट्रोपी में एनर्जी लॉस जो है नहीं होता है, वो एनर्जी घूम के फिर एनर्जी पूल में चली जाती है। ये ही प्रकृति का नियम है, क्योंकि एनर्जी अपना काम करने के बाद एनर्जी पूल में फिर चली जाती है, और ये सब माइंड से होता है। ये माइंड जो है, इसको जानिए एटॉमिक एटिक्स कैसे माइंड, तो कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है। एनर्जी जो है ये कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है, एनर्जी जो है ये कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये कॉन्शियस है। इनको जैसा आदेश मिलता है वैसा ये काम करते हैं, ये आदेश देते हैं। तो इन्होंने जो प्री क्रिएशन एरा में प्रोग्रामिंग करी है उसमें हर चीज़ की साइकिल बनाई है। तो हाई एनर्जी ऑर्डर से लो एनर्जी ऑर्डर की तरफ यूनिवर्स जाता है, और फिर से वो एनर्जी पूल में चला जाता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसा लगता है कि देर इज़ ए एंट्रोपी, देर इज़ ए एंट्रोपी। तो ये फ्लो ऑफ थॉट्स, एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स लॉ और मैक्सवेल लॉ, तो जितने भी लॉ होते हैं ये माइंड से काम करते हैं। तो माइंड को जानिए और चीज़ को समझिए। दूसरी बात ये है जो हम कहना चाहते हैं कि कांस्टेंट यूनिवर्स में एक कांस्टेंट ऐसा है जो कांस्टेंट नहीं है, वो है हबिल कांस्टेंट। हबिल कांस्टेंट पहले हाई था,
फिर वो कम होता जा रहा। तो आज की तारीख में हेबल कांस्टेंट 72 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी को हम किलोमीटर पर सेकंड नापते हैं, डिस्टेंस को हम मेगा पर सेकंड में नापते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्यूनिंग है वो माइंड से होती है, और थर्मोडायनेमिक्स लॉ जो है वो माइंड से वर्क करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स लॉ माइंड से वर्क करते हैं, और जो भी हीट पे, वो हीट का जो है वो डायनेमिक्स है, क्योंकि हीट हमें चाहिए होती है। बेस्ट फ्लो ऑफ थॉट के लिए हीट चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उससे थॉट फ्लो करते हैं, तो कल्याण होता है। धन्यवाद, धन्यवाद।